चल हेडिंग डालिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। और जीओसी में मेनली यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और उसी के एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशंस। चलिए अपने दिमाग में बैठाइए नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्ड इन्वॉल्व इन इट, कि ऑर्गेनिक में कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए समझिए। ऑर्गेनिक में आपको ये तो मालूम है कि जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे कंपाउंड कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे। कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे, और अगर कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे तो या तो उसमें एक-एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, या तो उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, या तो उनके अंदर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। ये खुद से भी कंबाइन हो सकते हैं या किसी दूसरे एटम से भी कंबाइन हो सकते हैं। वेरी गुड, ओजस, सत्यम, सही बात है। अगर एक बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड जिसे हम बोलेंगे सिग्मा है, दो बॉन्ड होगा किसी एक बॉन्ड को सिग्मा कह देंगे, दूसरे बॉन्ड को पाई बोल देंगे। तीन बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और ऊपर नीचे वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोल दिया जाएगा। तो ऑर्गेनिक में अगर बात करेंगे बेटा नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे। कोवलेंट बॉन्डेड होंगे, कोवलेंट बॉन्डेड होंगे। और इस बॉन्ड में दो तरह के बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड आएगा सिग्मा और एक बॉन्ड आएगा पाई। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सुपर स्वा, टेल मी आकाश, क्लियर है? यस आदित्य। चलिए अब कुछ चीजें जो आपको दिमाग में बैठानी है बेटा, कुछ चीजें जो आपको दिमाग में बैठानी है, उसमें ये आपको दिमाग में बैठाना है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं, देखते हैं, वो है क्या? कार्बन है। वो है क्या? कार्बन है। और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो एटम्स इन्वॉल्व होंगे वो एक होगा हाइड्रोजन, एक होगा कार्बन, एक होगा नाइट्रोजन, एक होगा ऑक्सीजन, और ये हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दूसरे एटम्स जो ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होते हैं वो एक होता है सल्फर और एक होता है फास्फोरस। एक होता है फास्फोरस। चलिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनडायरेक्टली है क्या कि दो एटम्स अगर कनेक्टेड हैं, ए और बी, अगर दो एटम्स कनेक्टेड हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगी वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आसानी से खींच लेगा। दैट मीन्स अगर मान लो कार्बन है और कार्बन कनेक्टेड है फ्लोरीन से, कार्बन है और कार्बन कनेक्टेड है फ्लोरीन से, तो कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, तो होगा क्या कि ये फ्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो जिसकी वजह से इसमें पूल क्रिएट हो जाएगा, और फ्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा। कुणाल क्लियर है? आइसोमेरेज में बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज आपने पढ़ा है, स्टीरियो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर और एक सेगमेंट आपने टॉटमर छोड़ा हुआ है, तो टॉटमर इसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के एप्लीकेशन में आएगा और उसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टीरियो में चले आएंगे। चलिए कुछ डाटा है बेटा जो आपको लिखना है, सब लोग लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम कॉमन एटम्स, और जो जो एटम्स मैंने सर्कल बना के लिखे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जगह नोट कर लीजिए, बनाइए, लिखिए। हाँ, सुपर स्वा जीओसी चालू किए हैं बेटा आज की क्लास से। चल लिखिए, बनाइए, लिखिए। जितने हमने एटम्स को सर्कल के अंदर लिखा है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जगह लिख लीजिए। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, ये डाटा आपको याद होना चाहिए। इसी के बेसिस पर बॉन्ड में पोलैरिटी आएगा और उसी पोलैरिटी का सिग्मा या पाई के अलॉन्ग मूवमेंट, उसी को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम नाम देने वाले हैं। चलिए बनाइए। चलिए दिव्या, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सब कुछ पढ़ोगे बेटा। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जो भी है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट यहीं पे देखोगे, ठीक है? चलिए आइए, बना लिया। साहस, सुपर व, हाँ बनाओ, सुपर स्व,
बनाइए अदर्स, बनाइए। ये डाटा आपको याद रखना है बेटा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4। मतलब इनडायरेक्टली ऐसा याद कर सकते हो कि कार्बन के इधर जो भी एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और कार्बन के इधर जितने एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल कम होती है। बनाइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने हो सकता है ये डाटा को देखा भी होगा। बन गया? चलिए, अब अभी मैंने बोला कि दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। तो इसी सिग्मा या पाई के अलोंग, इसी सिग्मा या पाई के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, उसी मूवमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। और उसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए हेडिंग डालिए, इंडक्टिव इफेक्ट। हेडिंग डालिए अदर्स, इंडक्टिव इफेक्ट। बनाओ। हाँ, डाउट जितने होंगे अदर्स एक साथ पूछ लेना, अभी अनम्यूट नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज अब चैटिंग चालू हो जाएगी और डिस्टर्बेंस क्लास में ज्यादा होगा। आइए, सबसे पहला हेडिंग इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाइए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा कौन? कार्बन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा कौन? कार्बन। तो मान लो ये जो कार्बन है वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो है वो फ्लोरीन से कनेक्टेड है। और अभी आपने डाटा देखा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। 2.5। तो होगा क्या कि फ्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को जब ले रहा होगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन का टर्म्स में अमीर बन रहा होगा, लेकिन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन का टर्म्स में गरीब बना रहा होगा। तो इसी गरीबी को दिखाते हैं डेल्टा प्लस से, और अमीरी को दिखाते हैं डेल्टा माइनस से। तो जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का टर्म्स में गरीब हो गया, तो ये अपने अगल बगल के कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। तो मान लो इस कार्बन ने भी इसे कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये उतना ही इलेक्ट्रॉन देगा कि ये भी स्टेबल बना रहे और कुछ हद तक ये भी स्टेबल बन जाए। और जब यहाँ गरीबी आएगी, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर शिफ्ट करोगे, और यहाँ भी कहीं ना कहीं पोलैरिटी का फॉर्मेशन होगा। तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग गरीबी का ट्रांसमिशन होना, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग पोलैरिटी का ट्रांसमिशन होना, इसी पोलैरिटी के ट्रांसमिशन को नाम क्या देना है? इंडक्टिव इफेक्ट। नाम क्या देना है? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि मान लो ऐसा हो जाए कि इस पर्टिकुलर कार्बन का जो कनेक्शन है वो OH के साथ था, लेकिन हाइड्रोजन अपने प्रोटॉन के रूप में निकल गया और अचानक यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली आई, नेगेटिव चार्ज बन गया। और जो नेगेटिव चार्ज बन गया, तो होगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करना है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को बगल वाले को देगा, तो ये भी कहीं ना कहीं अमीर बन जाएगा, जिसको दिखाओगे डेल्टा माइनस से। ये सिग्मा के अलोंग अगल बगल वाले कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये बन जाएगा डबल डेल्टा माइनस। ये भी इलेक्ट्रॉन को आगे मूव कराएगा, ये बन जाएगा ट्रिपल डेल्टा माइनस। तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग अमीरी का ट्रांसमिशन होना, ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग गरीबी का ट्रांसमिशन होना, इसी ट्रांसमिशन इफेक्ट को नाम क्या देना है? इंडक्टिव इफेक्ट। याद रहेगा मोहम्मद? याद रहेगा? बताइए, सब लोग बताइए। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग गरीबी का ट्रांसमिशन होना, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग अमीरी का ट्रांसमिशन होना, इसी को बोला क्या जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए पॉइंट वाइज नोट करिए, पॉइंट वाइज नोट करिए। इंडक्टिव इफेक्ट, व्हेन, लिखिए, when two atom have electronegativity difference, when two atom have electronegativity difference, then more electronegative atom pulls electron cloud of
less electronegative atom towards itself and make a polarity in a bond. This transmission of polarity along sigma bond is called as inductive effect. इसी को छोटे में बोला जाएगा आई इफेक्ट। चलिए बनाइए, लिखिए। आर्यन देखेंगे बेटा बाद में पाई बॉन्ड के बारे में, वही बात में आ जाएगा कॉन्सेप्ट रेजोनेंस। चलिए इसको बनाने के बाद इसे भी नोट कर लीजिए कि सिग्मा के अलोंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होना, इसी को नाम देना है इंडक्टिव इफेक्ट। बनाओ। बन गया ओजस। पाई बॉन्ड की बात करेंगे बेटा बाद में, अभी तो बोल रहा हूं पहले सिग्मा का कॉन्सेप्ट समझ लो। एक बार सिग्मा का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो पाई का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। चलिए आइए दीपांश बन गया। चलिए समझिए, जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी और इसी बॉन्ड में पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग ट्रांसमिशन होना, इसी ट्रांसमिशन इफेक्ट को नाम क्या देना है? इंडक्टिव इफेक्ट। याद रहेगा। चलिए अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, काम की चीजें हम लोग केवल लिखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। सबसे पहला टर्म जो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए वो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। इस परमानेंट इफेक्ट मतलब क्या होता है कि इट is always present when carbon is attached with more electronegative or less electronegative atom। मतलब जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, मतलब इसमें पोल होगा ही होगा। जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो इनके बीच में पोल होगा ही होगा। एक एटम इलेक्ट्रॉन रिच और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाएगा। तो इस तरह के इफेक्ट को जिसमें हमेशा पोलैरिटी होती है उसे बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट है। चलिए पहला पॉइंट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। चलिए केवल इतना लिखिएगा, इट इज परमानेंट इफेक्ट। बनाइए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। लिख लिया आर्यन बताओ, पार्थ हाँ नो लिख लो बेटा, लिख लो नितिन। पहला पॉइंट जिससे कंपटीशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, टेम्पोररी इफेक्ट नहीं है। टेम्पोररी मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा, इसे टेम्पोररी बोलना है, और जो हमेशा होगा उसे परमानेंट इफेक्ट बोला जाता है। बाद में देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उसको बोलेंगे हम टेम्पोररी है, लेकिन अभी ये इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। दूसरा दिमाग में जो रखना है वो रखना है डिस्टेंस डिपेंडेंट। जैसे अभी मैंने बोला कि ये मान लो आपने कुछ ऐसा बनाया था, अब बोला था फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जिसकी वजह से रिच बन गया या डेफिशिएंट बन गया।
अब इसी डेफिशिएंसी को अगर आगे भेजा जाए तो इस कार्बन पे भी डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, ये आगे भेजा जाए इस कार्बन पे भी डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। लेकिन जितनी डेफिशिएंसी इस कार्बन पे होगी उतनी ही डेफिशिएंसी इस कार्बन में नहीं होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन पे होगी, क्योंकि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो जितनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन में होगी, उससे कम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन पे होगी और उससे भी कम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस वाले कार्बन पर होगी, इस वाले कार्बन पर होगी। तो चूंकि अब ये डिस्टेंस इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, इसलिए बोला जाता है दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड इट्स स्ट्रेंथ इज जनरली कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल आफ्टर 3 कार्बन एटम इन अ चेन। तो दूसरा जो आपको याद रखना है बेटा जो है वो ये कि ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, केवल यहीं तक नोट कर लीजिए। दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, चलिए नोट करिए, नोट करिए जो है यही GOC1 है बेटा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के टर्म्स में देख रहे हैं। चलिए आइए नोट करिए, हो गया मोहम्मद आलम अमन, बाकी लोगों ने भी बना लिया। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया, ये परमानेंट इफेक्ट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिमाग में रखना है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आया वो ये निकल के आया डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंसी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एडिटिव नेचर का है, एडिटिव नेचर का है। एडिटिव नेचर का मतलब हुआ गया when two groups of similar nature are present in a molecule, the effects are added, and if two groups of dissimilar natures are present in a molecule, their effects are subtracted। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये आपने लिया है और इस कार्बन से आपने एक ही फ्लोरीन जोड़ा है, दूसरा आपने ये लिया है, इस केस में इस कार्बन से आपने दो दो फ्लोरीन जोड़ा है, इस केस में अगर आपने ये लिया है जिसमें इस कार्बन से तीन तीन फ्लोरीन जोड़ा है, तीन तीन फ्लोरीन जोड़ा है, तो यहां पर होगा क्या, एक फ्लोरीन के खींचने के कारण कम पार्शियल पॉजिटिव होगा, लेकिन दो फ्लोरीन के खींचने की वजह से ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव होगा, और यहाँ तीन तीन फ्लोरीन के खींचने से, तीन तीन फ्लोरीन के खींचने से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा। तो इसी को कि इसने भी इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसने भी इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसने भी इलेक्ट्रॉन को खींचा, और अगर तीन तीन लोगों ने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यहाँ इस कार्बन में ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ इस कार्बन कम पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ इस कार्बन पे और कम पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो तीनों का इफेक्ट है, इसका भी खींचना, इसका भी खींचना, इसका भी खींचना, इसलिए आपने बोल दिया है एडिटिव नेचर का है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिजल, इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। चलिए इतना लिख लीजिए, लिखिए सब लोग लिखिए। तीसरा, इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, लिख लिया। सेजल, मोहम्मद अमन, हाँ लिखो बेटा, सुगंध लिखो, नितिन, सेजल, हाँ बनाओ बेटा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एडिटिव इन नेचर, तो पहला क्या देखा, परमानेंट है, पहला क्या देखा, परमानेंट है। दूसरा क्या देखा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरा क्या देखा, एडिटिव इन नेचर का। चौथा, चौथा ये केवल और केवल, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ही ऑपरेटिव होगा। ये केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ही ऑपरेटिव होगा। कभी भी हमें पाई बॉन्ड के अलोंग, पाई बॉन्ड के अलोंग इसका ऑपरेशन नहीं सोचना है, पाई बॉन्ड के अलोंग इसका ऑपरेशन नहीं सोचना है। वहां कोई दूसरा इफेक्ट इन्वॉल्व होगा जिसको बाद में बोलेंगे रेजोनेंस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑलवेज ऑपरेटिव अलोंग सिग्मा बॉन्ड। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज ऑपरेटिव अलोंग सिग्मा बॉन्ड्स। लिखिए श्रेयांश, ऑलवेज ऑपरेटिव अलोंग सिग्मा बॉन्ड। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज ऑपरेट्स अलोंग सिग्मा बॉन्ड्स। लिख लिया श्रेयांश, लिख लिया, हाँ सुगंध लिखो, पार्थ, हाँ लिखो बेटा लिखो, ऑलवेज ऑपरेट्स अलोंग सिग्मा बॉन्ड्स। श्रेयांश एक बार रिफ्रेश कर लो, आवाज तो आ रही है, ठीक है, यहाँ तो दिखा रहा है अपने आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। मलवी, मालवी, मानवी,
चलिए, बाकी लोग मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है? सत्यम, बताओ बेटा, आवाज प्रॉपर तरीके से जा रही है? हाँ, ओजस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे दिमाग में बैठाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसे दिमाग में बैठाइए। चलिए सोचिए, किसी एक को रेफरेंस लोगे, किसी एक को रेफरेंस लोगे और इसी रेफरेंस के अलोंग कहीं ना कहीं हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जिस बॉन्ड को रेफरेंस बॉन्ड लिया जाता है वो होता है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज टेकन एज अ रेफरेंस फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब एक बॉन्ड को रेफरेंस बॉन्ड लिया जाएगा और इसी से ज्यादा या इसी से कम हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचने या देने की बात करेंगे। तो जो रेफरेंस है वो रेफरेंस बॉन्ड कौन सा है? कार्बन हाइड्रोजन। चलिए नोट करिए, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज टेकन एज अ रेफरेंस फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पे मान के चलते हैं, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन टू बी जीरो, टेकन टू बी जीरो। उसको रेफरेंस मान के चलते हैं और उसी से आगे हम इलेक्ट्रॉन खींचने या देने की बात करेंगे। चलिए, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज टेकन एज अ रेफरेंस फॉर आई इफेक्ट। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज टेकन एज अ रेफरेंस फॉर आई इफेक्ट। लिख लिया? किसी एक को कुणाल रेफरेंस तो लोगे। अगर बोल रहे हो कि कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो किसी एक को रेफरेंस लोगे, इसी पर्टिकुलर से ज्यादा या इससे पर्टिकुलर कम पे कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो वो जो रेफरेंस पॉइंट है, जिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन देना या खींचना बोला जाता है, वो बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हम इंडक्टिव इफेक्ट को दिखाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट को इस तरह से एरो से दिखाएंगे, इस तरह की एरो से दिखाएंगे, एरो से दिखाएंगे। जहां से इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा वो उसका टेल है और जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वो उसका हेड है, उसका हेड है। तो वही मैंने लिखा है, क्रॉस क्रॉस्ड एरो इज ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए यहां तक लिख लीजिए, क्रॉस्ड एरो इज ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बनाइए। जैसे अभी आपने यहाँ बनाया, अभी आपने बनाया, इस तरह का कोई एक बॉन्ड था जिसमें आपने यहाँ फ्लोरीन लगा रखा था, तो इसमें आपने इस सिग्मा को ऐसे मूव कराया, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आई, इसको ऐसे मूव कराया, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आया, इसको ऐसे मूव कराया, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आया। तो एरो से इस तरीके से कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर गया है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर गया है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर गया है। इस तरह से एरोस के थ्रू कहीं ना कहीं से हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट एक पोलराइजेशन इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट एक पोलराइजेशन इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट आयोनाइजेशन इफेक्ट नहीं है। अब दोनों टर्म्स को समझिए। अभी आपने बोला कि जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो बॉन्ड के अंदर पूल का क्रिएशन होना, बॉन्ड के अंदर पूल का क्रिएशन होना, इसे बोला जाता है पोलराइजेशन है। लेकिन अगर यही कंडीशन ऐसी होती कि कार्बन फ्लोरीन है, इसको पूरी तरीके से तोड़ दें और तोड़ने के बाद यहां बना दे पॉजिटिव चार्ज और साथ में बना दें F के पास माइनस चार्ज, तो अगर हमने बॉन्ड को पूरी तरीके से तोड़कर आयन बना दिया, बॉन्ड को पूरी तरीके से तोड़कर आयन बना दिया, इस तरह के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आयोनाइजेशन है। अब बॉन्ड को पूरी तरह तोड़ा नहीं, केवल पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर दिया, इसे बोला जाता है पोलराइजेशन है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, केयरफुल रहिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट पोलराइजेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट आयोनाइजेशन नहीं है। चलिए पॉइंट ग्रुप में लिखिए, inductive effect creates only polarization in the sigma bond and not ionization of bond। चलिए यहां से यहां तक लिख लीजिए, सुपर स्वा बनाओ। एग्जाम्पल ग्रुप में इसे बना लेना। इस तरह से तोड़ा जाए तो पोलराइजेशन है और इस तरह से तोड़ा जाए मतलब ये आयोनाइजेशन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को पोलराइजेशन सोचना है, इंडक्टिव इफेक्ट को आयोनाइजेशन नहीं सोचना है।
देवांश लिख लिया, सुपरस्वा लिख लिया, हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, मानवी नितिन, हाँ चलिए समझिए बेटा, फिर समझिए। इंडक्टिव इफेक्ट को पोलराइजेशन बोलना है, इंडक्टिव इफेक्ट को आयनाइजेशन नहीं बोलना है। फिर से बोल रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को पोलराइजेशन बोलना है, बॉन्ड में पुल का क्रिएशन होगा, बॉन्ड में आयन का क्रिएशन नहीं होगा। चलिए, अब चूंकि इस सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग ट्रांसमिट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहा है, इसलिए कभी कभी इस इफेक्ट को ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोला जाता है। इसलिए भी याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट एक नाम और है और उस नाम को बोला जाता है ट्रांसमिशन इफेक्ट है। चलिए लिख लो, इंडक्टिव इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। चलिए बनाइए, लिखिए, आकाश बनाओ। इंडक्टिव इफेक्ट को हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। चलिए बना लिया देवांश। चलो अनम्यूट करके क्वेश्चन के बारे में ना पूछो बेटा, पहले जो चीजें पढ़ रहे हो उसको पढ़ लो, ठीक है। चलिए आ जाओ, साहस, हाँ आ जाओ, वेरी गुड। तो यहाँ हमने ये बोला कि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करा रहे हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर इंडक्टिव इफेक्ट को नाम दे दिया है ट्रांसमिशन इफेक्ट। चलिए अब समझिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन किसी मेटल से कनेक्टेड हो जाए, जैसे लिथियम से कनेक्टेड हो जाए, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे आने वाला है उसमें मैग्नीशियम से कनेक्टेड हो जाए, तो इन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कम होती है। और जब मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कम होती है, तो कभी कभी कार्बन भी इन मेटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मान लो आपके पास है CH3, CH2, यहाँ Mg और यहाँ Br। तो चूंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कम होती है, इसलिए कार्बन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच रिच बनेगा। लेकिन यही अगर ऐसा नहीं होता और डायरेक्ट कार्बन की बॉन्डिंग ब्रोमीन के साथ होती, तो चूंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को खींचता और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन होता। पास में आ गई। अगर कार्बन का डायरेक्टली हेलोजन के साथ कनेक्शन है तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन कार्बन की बॉन्डिंग अगर मैग्नीशियम के साथ हो गई या मेटल के साथ हो गई तो मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने की वजह से कार्बन इन मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा। याद रहेगा। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मतलब कार्बन का डायरेक्टली बॉन्डिंग मेटल के साथ है, कार्बन की डायरेक्टली बॉन्डिंग मेटल के साथ है, जैसे अल्काइल लिथियम या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बन इज बॉन्डेड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल एटम ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेटल एंड कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, कार्बन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज ओवर इट। याद रहेगा। चलिए इसको बना लीजिए, केवल इतना बना लीजिए, केवल इतना बना लो, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि मेटल से कभी डायरेक्टली अटैचमेंट होता है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, और मेटल से डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं होता है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है। चलिए बनाइए बनाइए, गुड वेरी गुड। चलिए कार्बन कार्बन बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तो आएगा ही, लेकिन जो कार्बन आएगा तो साथ में हाइड्रोजन भी चला आएगा शिवम, इसलिए हाइड्रोजन कार्बन का रेफरेंस लेकर चलते हैं। चलिए बन गया। हाँ बेटा, ये तो नॉलेज, ये तो बताने की जरूरत ही क्या है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही खींचेगा, मतलब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन को ब्रोमीन भी खींचेगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन को कार्बन भी खींचेगा, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज एटम्स एबिलिटी टू पोलराइज द बॉन्ड। It is atoms ability to polarize the bond। लिख लीजिए, ये एटम की प्रॉपर्टी है कि बॉन्ड में कितना पोलैरिटी वो क्रिएट करता है।
लिख लो, केवल इतना लिख लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज एटम्स एबिलिटी टू पोलराइज द बॉन्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आएगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी आएगी। लिख लिया? लिख लिया? हाँ आदर्श, चलो ध्यान से देखो बेटा, अभी रिवाइज करवा दूंगा, नेट की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तुम्हारी थी वो यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगी। चलिए अभी रिवीजन करा देंगे, पहले कॉन्सेप्ट एक बार बना लो। लिख लिया सबने? आदर्श, मोहम्मद, आर्यन, लिख लिया? दीपांश, गुड। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज, अब कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है। कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, जैसे अभी आपने मैग्नीशियम देखा और जब हैलोजन जुड़ा था तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से कार्बन रिच हो रहा था, और अभी आपने देखा कि डायरेक्टली जब ब्रोमीन जुड़ा हुआ था तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा था। तो कुछ एटम या ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचे और कुछ एटम या ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे। मतलब कभी कार्बन अमीर हो सकता है और कभी कार्बन गरीब हो सकता है। तो जो कार्बन को गरीब बनाए उसको बोलते हैं माइनस आई, और जो कार्बन को अमीर बनाए उसे बोलते हैं प्लस आई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ विड्रॉल और डोनेशन इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक जिसे बोला जाता है माइनस आई और दूसरा जिसे बोलते हैं प्लस आई। लिखिए पूरा स्टेटमेंट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ विड्रॉल और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, माइनस आई प्लस आई। लिखिए पूरा स्टेटमेंट लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ विड्रॉल और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक जिसे बोलना है माइनस आई और एक जिसे बोलना है प्लस आई। एक जिसे बोलते हैं माइनस आई और दूसरा जिसे बोलना है प्लस आई। लिख लिया? सेजल, आदर्श, गुड। अब बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो यही है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको ये मालूम चल जाए कि अगर मान लो आप जा रहे हो और साथ में एक इंसान और भी आपके पीछे पीछे आ रहा है, तो अगर आपको ये मालूम चल जाए कि इस इंसान का नेचर क्या है तो इसके साथ डील करना आसान हो जाता है। अगर आपको मालूम है कि हमारे पापा हैं मतलब परेशान नहीं करेंगे, छोटा बड़ा भाई है, दीदी है, परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको मालूम है कि बदमाश है, पूरे मोहल्ले का गुंडा है, तो कैसे बचना है आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये मान लो इंटरनेशनल गुंडा हो तो भी कैसे बचना है हमको मालूम होना चाहिए। मतलब अगर दिमाग में है कि इंटरनेशनल गुंडा है, बदमाश है, आपको मालूम है कि हमें भीड़ में जाना है, लेकिन अगर अगर मालूम है कि पापा है, छोटा भाई है, बहन है, मतलब ये कुछ नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, आराम से इनसे बात करते हुए आगे बढ़ जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो कनेक्शन में लोग हैं, मतलब कार्बन अगर किसी के साथ कनेक्टेड है, तो अगर ये मालूम है कि कनेक्टेड एटम किस तरह का है, क्या इसका नेचर देने वाला है या इसका नेचर खींचने वाला है, अगर खींचने वाला कितना ज्यादा खींचने वाला है, देने वाला कितना ज्यादा देने वाला है, अगर ये मालूम चल जाए, तो हमें मालूम चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पे अमीरी है, गरीबी है, और गरीबी है तो कितनी गरीबी है, अमीरी है तो कितनी अमीरी है। ये सारा आपको याद करना है कि किसका माइनस आई का पावर ज्यादा होता है, किसका माइनस आई का पावर कम होता है, और किसका प्लस आई का पावर ज्यादा होता है, किसका प्लस आई का पावर कम होता है। याद रहेगा? याद कर लोगे? क्योंकि संसार में पैसे खींचने वाले ज्यादा होते हैं और पैसे देने वाले कम होते हैं, इसलिए अभी जो डाटा आपको लिखना है उसमें माइनस आई वाले ग्रुप्स ज्यादा होंगे, प्लस आई वाले ग्रुप्स कम होंगे, लेकिन याद रखना है। चलिए आइए लिखिए, पहला माइनस आई और दूसरा प्लस आई। चलिए पहले इसको लिखिए, वेरियस ग्रुप विच डिक्रीजेस, वेरियस ग्रुप विद डिक्रीजिंग ऑर्डर माइनस आई स्ट्रेंथ आर।
इसको बना लो। इसी में नीचे लिख लेना है -I आर दोस which withdraws electron density. From carbon. कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो कार्बन को गरीब बनाएगा, और अब गरीब बनाएगा उसे बोलना है -I ग्रुप है। और जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को अमीर बनाएगा, उस अमीर बनाने वाले ग्रुप को बोलते हैं +I ग्रुप्स हैं। ये डाटा बेटा आपको याद रखना है। बोलना कैसे है? Nr3+, Sr2+, NH3+, NO2, SO3H, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड, अमाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, अल्काइन, NH2, फिनाइल, इथीन, रेफरेंस वैल्यू H। इसी H से ऊपर या इसी H के नीचे हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे। चलिए बनाइए, लिखिए। बनाइए। पार्ट पिछले स्लाइड्स में केवल यही लिखा था बेटा, कौन +I कौन -I है, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, चलो बनाओ। Nr3+, Sr2+, NH3+, NO2, SO3H, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड, अमाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, नाइट, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, NH2, फिनाइल, इथीन, रेफरेंस वैल्यू H। -I किसको कहोगे? वो एटम्स या ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं। लिख लिया? लिख लिया? यस। चलिए, कितना लोग ऐसे हो जो आज के डेट में ही ये डाटा याद कर लोगे? कितना लोग ऐसे हो जो आज की डेट में ही डाटा याद कर लोगे? गुड, याद है पहले से, वेरी गुड। अगर याद ना हो बेटा, आज की डेट में ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है। इसलिए शुरू में मैंने आपको दिखाया कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और दूसरा पाई। और ऑर्गेनिक में जो सबसे पहला ही बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड होता है सिग्मा। और अगर बॉन्ड सिग्मा होता है तो हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। मतलब जितने भी आगे रिएक्शन पढ़ोगे, जितने भी उनके एप्लीकेशन पढ़ोगे, हर जगह कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आने वाले हैं। इसलिए मेरी बुक का नाम ही है टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा डिस्कशन मैंने कहीं ना कहीं इसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर ही किया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ट्रिक कुछ नहीं है बेटा, बस आप दिमाग में बैठा सकते हो कि पॉजिटिव वाले पहले सोचने हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले थोड़े बाद में सोचने हैं, उसके बाद हेलोजन सोचना है, फिर कार्बन सोचना है, और H को रेफरेंस वैल्यू लेना है। लेकिन मजबूरी है, इन्हें आपको याद करना है। चलिए इसको बनाइए। वेरियस ग्रुप्स ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर +I स्ट्रेंथ, +I स्ट्रेंथ, +I groups are those which donates electron density towards carbon। चल देने वाले कम है, O-, CO-, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम H, ड्यूटेरियम H। देवांश, कार्बन कार्बन के सिग्मा में इलेक्ट्रॉन खींचने की बात कर रहे हैं, इस ग्रुप में पाई बॉन्ड हो सकता है बेटा, इसमें दिमाग मत लगाना।
इसमें इस बॉन्ड के अलोंग, इस बॉन्ड के अलोंग यहाँ के सिग्मा की बात कर रहे हैं, यहाँ के सिग्मा की बात कर रहे हैं। चलिए, वो एक एटम भी हो सकता है जो पैसा खींचे और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो पैसा खींचे। लिख लिया? लिख लिया? हाँ, सुगंध लिखो। डी क्या है? डी ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम। O माइनस, COO माइनस, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम H। बन जाएगा? लिख लिया? चलिए, जितने आपके काम के हैं मैंने उसी को लिखा है, जो आपके काम के नहीं है उसे मैंने नहीं लिखा है। आपके सिलेबस में है क्या? हाइड्रोकार्बन, मतलब कहानी में आएगा अल्कीन, कहानी में आएगा अल्कीन, कहानी में आएगा अल्काइन, कहानी में आएगा एरोमेटिक कंपाउंड। 12th क्लास में जाओगे, चैप्टर का नाम है अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। उसके आगे जाओगे तो कहानी में है अल्कोहल, उसके आगे जाओगे कहानी में है फिनॉल, उसके आगे जाओगे कहानी में है ईथर। फिर जाओगे तो कहानी में है एल्डिहाइड, फिर आएगा कीटोन, फिर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट में आएगा अमीन्स। लास्ट में आएगा अमीन्स। तो यही कुछ चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसीलिए इन्हीं को लेकर मैंने कहीं ना कहीं सारे के सारे डाटा को आपको बोला जिन्हें याद करना है। लेकिन कुछ किताबें मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा लेने के लिए कभी कभी इसके आगे भी ले लेती हैं और कह देती हैं CH2 माइनस, फिर ले लेती हैं यहाँ पर NH माइनस, फिर कह देती हैं O माइनस। मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो, इनडायरेक्टली तो है वही कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा तो कम स्टेबल, नाइट्रोजन के पास थोड़ा ज्यादा स्टेबल, ऑक्सीजन के पास थोड़ा और ज्यादा स्टेबल। कभी कभी इसको भी ले लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को लेकर, तो T फिर D फिर H, ऐसे आपको सोच लेना होता है, ऐसे आपको सोच लेना होता है। लेकिन कम से कम इतना आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। O माइनस कभी कभी लिख देगा ONA, तो ONA का मतलब है क्या? O माइनस है, Na प्लस है। कभी कभी इसी को लिख लेगा OK, OK मतलब है क्या? K प्लस है, O माइनस है। तो कभी OK लिखा हो, कभी ONA लिखा हो, मतलब इसी की बात कर रहा है। कभी इसी को इस पे कभी मेटल लगाते हुए COONA लिख सकता है या COOK लिख सकता है, तो कभी ऐसे लिखा हो, इसका मतलब ही यही है। याद रहेगा? कसिस याद रहेगा? बताओ। यस, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कसिस, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एप्लीकेशन है। अभी तक कहानी पढ़ रहे हो बेटा, एप्लीकेशन पूरी ऑर्गेनिक में आएगा, पूरी ऑर्गेनिक में आएगा। मतलब नॉमेनक्लेचर और बेसिक को छोड़ दें तो हर जगह इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का ही एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। चलिए, अब अगर मान लो जितना सेगमेंट आपने पढ़ा है उन सेगमेंट को एक साथ कंपाइल कर दें तो जो चीजें निकलेगी वो क्या निकलेगी? वो ये निकलेगी कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जहां कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां पर और सिग्मा बॉन्ड होगा, वहां इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेटिव होगा। मतलब इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलोंग सिग्मा बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज ऑपरेटिव। मतलब जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा और अगर बॉन्ड सिग्मा है तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट होगा ही होगा। याद रहेगा? याद रहेगा? सत्यम बता बेटा, याद रहेगा? चलिए, कितना आप ऐसे हो जो डाटा मैंने लिखवाया है प्लस आई माइनस आई, आज के डेट में ही याद कर लोगे? आज के डेट में ही याद कर लोगे? बताइए। हाँ देवांश, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा फिर से कह रहे हैं इसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एप्लीकेशन है। और जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एप्लीकेशन है और आपका डाटा याद रहा तो आगे ऑर्गेनिक में कहीं भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब रिएक्शन आप देखते ही बता दोगे, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट तुरंत देखते ही बता दोगे। मतलब आगे कार्बोकेटायन कार्बेनायन जो इंटरमीडिएट्स हम पढ़ाएंगे देखते ही बता दोगे। लेकिन अगर डाटा आपको याद नहीं होगा तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूं जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, बता दोगे? बताओ, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है बता दोगे? हाँ,
चलिए सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, which atom is taken as a reference value for deciding power of inductive effect? देवांश, सुगंध, कशिश, कशिश, शिवम, सत्यम, सुगंध, दीपांश, वेरी गुड, रिजवान, नितिन, 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 साहस, दीपांश, वेरी गुड, लगभग सबने सही बताया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके चलते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने बोला था रेफरेंस बॉन्ड लेना है। अगर वो एटम बोल रहा है तो आपको कार्बन नहीं बोलना है, बल्कि एटम आपको हाइड्रोजन बोलना है। वेरी गुड। चलिए दूसरा, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड विच विल कमेंट द नेचर ऑफ बॉन्ड्स ओवर विच इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटिव। क्या बोलोगे? साहस, कशिश, दिव्या, पारुल, आर्यन, सत्यम, देवांश, सुगंध, रिजवान, आकाश, कपिल, उत्कर्ष। वेरी गुड, लगभग सबने बोला सिग्मा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जिस बॉन्ड के लॉन्ग ऑपरेटिव होगा बेटा, वो बॉन्ड होता है इंडक्टिव इफेक्ट। वेरी गुड। चलिए, इंडिकेट द नेचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वेदर इज इट टेम्पोररी और परमानेंट। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? उत्कर्ष, दिव्या, दीपांश, पारुल, सुगंध, देवांश, सेजल, रिजवान। वेरी गुड। ओजस किस तरह का नेचर है? परमानेंट है, परमानेंट है। मतलब जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा होगा ही होगा। चलिए सोचिए, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट? चार स्टेटमेंट्स हैं। इट इज परमानेंट इफेक्ट, दूसरा इट ऑपरेट्स अलोंग सिग्मा बॉन्ड ओनली, तीसरा इट क्रिएट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ओवर एटम, और चौथा इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, काफी लोगों ने सी बोला, बस एक दो बच्चे ही थे जिन्होंने डी बोला है। रॉन्ग बोला है बेटा, रॉन्ग। हमने क्या बोला? परमानेंट होता है, सिग्मा के अलॉन्ग ऑपरेटिव होता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन यहां मैंने बोला है इट क्रिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो क्या वो चार्ज क्रिएट करता है या पोलैरिटी क्रिएट करता है? मैंने क्या बोला? इंडक्टिव इफेक्ट इज पोलराइजेशन इफेक्ट, नॉट आयोनाइजेशन इफेक्ट। मतलब बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी, बॉन्ड में कभी भी चार्ज का फॉर्मेशन आपको नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। मतलब पोलराइजेशन सोचिए, आयोनाइजेशन मत सोचिए। तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन भी मत सोचिए। बना लोगे सुगंध, विकास। चलिए सोचिए, मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, विच ग्रुप विल शो हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट? सोचिए, हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट, सोचो। गुड, गुड, गुड। अभी तो बोला O माइनस, O माइनस, ये O माइनस है क्या? इसी को लिख दिया है ONA। O माइनस के बाद आपने लिखा था COO माइनस, तो ये है क्या? COO माइनस, यही तो है। तो हाईएस्ट प्लस आई कह रहा है, मतलब सोचना क्या है? O माइनस। याद रहेगा? याद रहेगा मानवी? गुड। चलिए, O माइनस लिखने का तरीका ऐसे हो सकता है, लिखने का तरीका ऐसे हो सकता है, O माइनस COO माइनस, फिर टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल ड्यूटेरियम, लास्ट में H। ऑर्डर याद होना चाहिए। चलिए, विच ग्रुप शोज लोवेस्ट प्लस आई इफेक्ट? लोवेस्ट प्लस आई इफेक्ट, सोचिए, सोचिए, लोवेस्ट प्लस आई इफेक्ट। ओजस, पारुल, देवांश, रेडमी, सिद्धांत, आकाश। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अल्काइल ग्रुप में आपने बोला क्या था? टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल, फिर ड्यूटेरियम H, फिर ड्यूटेरियम H। तो अगर अल्काइल इन्हीं चारों में सोचना है तो टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल इथाइल, और सबसे कम जो होगा वो कौन सा है? मिथाइल। सबसे कम जो होगा वो सबसे कम कौन सा है? मिथाइल। याद रहेगा? बट सोचिए, सोचिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट? सोचो कौन सा ऐसा है जो प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा? CH3, Cl, NH2, NO2, कौन सा है? आर्यन, पारुल, कशिश, नितिन। गुड, गुड, वेरी गुड। तो CH3 अल्काइल ग्रुप जो होता है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। हेलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो Cl, NH2, NO2 माइनस आई वाले हैं, लेकिन CH3 प्लस आई वाला होता है। गुड।
चलिए इसमें आइए, which group will show highest minus I effect, highest minus I effect, सोचिए, विकास, नितिन, कशिश, देवांश, आकाश, रिज्वल। अरे नोटबुक देख लो, अभी अभी तो आपके पास नोटबुक है, अभी तो आपके पास नोटबुक है। देखो आदर्श, देखो देखो, जल्दी नहीं करो। अर्चस्वी, हाँ देखो देखो देखो, क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है? हाँ सोचो सोचो, पॉजिटिव वाला सबसे पहले था, पॉजिटिव वाला सबसे पहले था, NR3 प्लस SR2 प्लस NH3 प्लस NH3 प्लस, उसके बाद कहीं ना कहीं आपने नाइट्रो लिया था, सल्फोनिक एसिड लिया था, नाइट्राइल लिया था, याद रहेगा? तो जल्दबाजी ना करो बेटा, NH3 प्लस का माइनस आई ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NO2, एज कंपेयर टू NO2। सोचिए सोचिए, विच ग्रुप विल शो लोवेस्ट प्लस आई इफेक्ट, लोवेस्ट प्लस आई इफेक्ट, सोचिए, लोवेस्ट प्लस सॉरी माइनस आई इफेक्ट, हाँ लोवेस्ट माइनस आई इफेक्ट, सुगंध, बताओ बताओ। गुड गुड, अब सब लोगों ने लगभग सही आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आकाश, तुम भी जल्दबाजी ना करो बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है नाइट्रोजन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इनका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा होगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कम होती है, इसलिए इनका खींचने का पावर कम होगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचने वाले केस में आते हैं, और जो लोवेस्ट बोल रहा है तो लोवेस्ट मतलब कौन सा होगा, डबल बॉन्ड, सत्यम बन जाएगा। सोचिए, बेसिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज, इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक क्या है, बेसिक क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, या साइज ऑफ एटम है? ए, वेरी गुड वेरी गुड। जहां भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस हो गया, जहां भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस हो गया, वहां इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक है, वो इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस। चलिए सोचिए, विच रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, विच रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी मत करिए। ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई ज्यादा होता है, या डबल बॉन्ड का माइनस आई ज्यादा होता है? देखो देखो नोटबुक में देखो, सोच के बताओ, ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई ज्यादा होता है डबल बॉन्ड का? सोचो, फिनाइल का माइनस आई ज्यादा लिखा है या ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा लिखा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड खींचेगा ना, जो खींचेगा तो डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, डायरेक्शन सही दिखा रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, अभी तो मैंने बोला RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मेटल की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होती है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होती है, और जब मेटल की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होती है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए, ना कि इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए। NO2 खींचने वाले हैं, माइनस आई वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच लिया, CO माइनस देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे दे दिया, तो ये सही दिखा रहा है, ये सही दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर मेटल की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होती है, तो खींचने का काम नहीं करेगा, बल्कि देने का काम करेगा। जो देने का काम करेगा, रॉन्ग पूछ रहा है, तो रॉन्ग कौन सा है, बी है। बना लोगे, बताओ ओजस, बना लोगे? सोचिए सोचिए, reactivity of benzene is more than that of any halobenzene towards any electron deficient species, जिसको बाद में बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल है। इसको कैसे समझाओगे, इसको कैसे समझाओगे, कैसे समझाओगे? बेंजीन है, और बेंजीन का कंपैरिजन अगर कभी हेलो बेंजीन से कर रहा है, किसी हेलोजन को लगा के कर रहा है, अब कह रहा है कि हेलोजन के लगने से इसकी रिएक्टिविटी गरीब को देने की कम हो जाती है, और इसकी रिएक्टिविटी जब हाइड्रोजन लगा हुआ है तो रिलेटिवली ज्यादा होती है। किससे समझाओगे? गुड। अरे बेटा, सीमा में भी रेजोनेंस कहाँ पढ़ाया कि रेजोनेंस रेजोनेंस दिमाग चल रहा है? रेजोनेंस मैंने पढ़ाया, अरे जो पढ़ाया उसी से तो क्वेश्चन पूछेंगे यार। चलिए सोचिए, हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो घर में पैसा कम करेगा, हाइड्रोजन रेफरेंस वैल्यू है, जो पैसा नहीं खींचेगा घर में पैसा ज्यादा होगा, और जो घर में पैसा ज्यादा होगा, किसी गरीब को पैसा देना होगा कि आसानी से देगा, घर में पैसा कम होगा, किसी गरीब को पैसा देना हो, घर में पैसा कम है, आसानी से नहीं देगा। किसके द्वारा समझाया आपने? समझाया इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा।
बन जाएगा। किस बेंजीन में पैसा ज्यादा है, किस बेंजीन में पैसा कम है, आपको किसके द्वारा समझाया आपने? वो समझाया इंडक्टिव इफेक्ट। सोचिए सोचिए, which of the following compound have less value of electronegativity? इंडक्टिव इफेक्ट बताइए कौन सा होगा? सुगंध, मलबी, सोचो। हाँ सोचो सोचो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सोचिए सोचिए। पारुल, साहस, गुड गुड वेरी गुड, सबने लगभग सही बोला है। गुड। ये क्लोरीन ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, नाइट्रोजन खींचेगा, लेकिन जो कार्बन हाइड्रोजन ही है इसका खींचने का पावर कम होगा, इसलिए ए को आपको सोचना है। ए को आपको सोचना है। चलिए इसको सोचिए। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट एंड इट डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्या हमेशा होगा, सम टाइम होगा, नेवर होगा, या डिसाइड नहीं कर पाओगे? क्या बोलोगे? गुड, वेरी गुड, ऑलवेज, हमेशा सोचना है, हमेशा सोचना है। तो बताइए, क्वेश्चन करके मजा आया? क्वेश्चन करके मजा आया? हाँ, यही अगर बोर्ड पे कराते, सोचो कितना सारा टाइम जाता, कितना सारा टाइम जाता। हो सकता है सारा क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाते। ठीक है, चलिए इंडक्टिव इफेक्ट में जो काम की चीजें हैं एक बार फिर समझिए। इंडक्टिव इफेक्ट में जो काम की चीजें हैं वो ये है, जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा ही परमानेंट है, हमेशा मौजूद होगा, सिग्मा के अलॉन्ग ऑपरेटिव होगा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होगा, एडिटिव नेचर का होगा, पोलराइजेशन है, आयोनाइजेशन नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई इलेक्ट्रॉन खींचे माइनस आई, कोई इलेक्ट्रॉन दे प्लस आई। और जो आपको याद करना है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई प्लस आई, आपको याद करना है। फिर से बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस आई प्लस आई। कितने लोग ऑर्डर याद कर लोगे? फिर से पूछ रहे हैं, कितने लोग ऑर्डर याद कर लोगे? गुड, वेरी गुड वेरी गुड गुड। चलिए, अब अगर सिग्मा के अलोंग आपने ऑपरेशन पढ़ लिया, तो पाई बॉन्ड भी तो है। और अगर पाई बॉन्ड है तो पाई के अलोंग क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर इधर होने वाला है इन पाई, उसी को बोलते हैं रेजोनेंस। और उसी रेजोनेंस वाले कॉन्सेप्ट को कहने के हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हेडिंग डालिए रेजोनेंस, हेडिंग डालिए रेजोनेंस, हेडिंग डालिए रेजोनेंस। लिख लिया? लिख लिया? चलिए समझिए, रेजोनेंस की शुरुआत, रेजोनेंस का शुरुआत यू बोले, या रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को देने में जिस मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा रहा है, वो मॉलिक्यूल रहा है बेंजीन। शुरू में बेंजीन केमिस्ट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। शुरू में बेंजीन केमिस्ट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था कि आखिर बेंजीन है कैसा, ये बेंजीन है कैसा। क्यों? क्योंकि इस बेंजीन के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखा जाए तो इसमें कार्बन होते हैं 6, हाइड्रोजन होते हैं 6। आपने इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ा है, अगर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला जाए तो इसका फॉर्मूला होता है, कार्बन के नंबर को दुगना कर दें, 2 जोड़ दें, हाइड्रोजन हेलोजन को घटा दें, नाइट्रोजन को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें और इसे ड्यू निकाल दें। जो एटम नहीं है उन्हें छोड़ दें और जो एटम है उसको यूज करते हुए ड्यू निकाल दें। और जब ड्यू निकाल दें तो इस मॉलिक्यूल का जो ड्यू आएगा वो आएगा 4। 6 दूना 12, 2 14, 14 माइनस 6, 8/2 4। मतलब 4 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, 4 रिंग्स हो सकती हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड रिंग का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब बहुत तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बहुत तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो आखिर बेंजीन है कैसा, आखिर बेंजीन है कैसा, ये केमिस्ट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। अब चूंकि पता करना है कि क्या मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टेस्ट करने का, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ब्राउन टू रेड होता है। तो ब्राउन टू रेड कलर के ब्रोमीन को अगर ट्रांसपेरेंट लिक्विड में डाला जाए, बेंजीन ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, अगर ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर, ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर अगर ब्राउन टू रेड कलर डाला जाए, ब्राउन टू रेड कलर डाला जाए, तो होना क्या चाहिए, पूरा सॉल्यूशन ब्राउन टू रेड हो जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि जब इस पर्टिकुलर
बेंजीन के अंदर ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ब्रोमीन का इसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अगर बाहर से ब्रोमीन वाटर डाला तो ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, उसका कलर कंज्यूम हो जाता है। तो कलर का डीकलराइजेशन होना इंडिकेट करता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे जब डालते हैं तो देखते हैं कि डीकलराइजेशन नहीं होता है। और जो डीकलराइजेशन नहीं होता है तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इस बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो आखिर बेंजीन है कैसा? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो आखिर बेंजीन है कैसा? इंसान को सोचने पे मजबूर करता है कि बेंजीन है कैसा। तो शुरू में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि अगर DU 4 है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्यों ना बेंजीन ऐसे बना लिया जाए, क्यों ना बेंजीन ऐसे बना लिया जाए 6 कार्बन 1 DU, एक यहाँ मिला दें दूसरा DU, एक यहाँ कर दें तीसरा DU और यहाँ कर दें चौथा DU और ये बन गया बेंजीन। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि बेंजीन, तो वो बोला बेंजीन ऐसा होता है। लेकिन देखा जाता है कि बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर कोई मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें बाहर से अगर हाइड्रोजन को जोड़ा जाए निकल की मौजूदगी में तो बड़ी आराम से हाइड्रोजन जुड़ जाता है और डबल ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब बेंजीन में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है तो देखा जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में जुड़ना भी नहीं चाहता है, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इसके अंदर तो एंगल का स्ट्रेन है, जो इसके अंदर एंगल का स्ट्रेन है मतलब ये मॉलिक्यूल बेंजीन का तो नहीं हो सकता है। तो लोगों ने सोचा कि अगर ये बेंजीन नहीं है तो बेंजीन है कैसा? ये अगर बेंजीन नहीं है तो बेंजीन है कैसा? तो लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना ऐसे किया जाए, 1 DU 2 DU ऐसा सोच लिया, इसको और इसको हटा दें और ऐसे डबल बॉन्ड लगा दें, बन गया बेंजीन। क्यों ना इस बॉन्ड को यहां से हटाकर क्यों ना ऐसे कर दिया जाए और ऐसे करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया जाए, ये हो गया बेंजीन। क्यों ना ऐसे बना दिया जाए और ऐसे बनाकर इस तरह से मूवमेंट दिखा दिया जाए, अब बन जाए बेंजीन और तीनों को मिला दें कह दें बेंजीन है। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैकुले, ये देवार, उन्होंने बोला कि बेंजीन ऐसे है। लेकिन अगेन कुछ हद तक तो इससे स्टेबल उन्होंने बता दिया, लेकिन अगेन एंगल का स्ट्रेन है और जो एंगल का स्ट्रेन है मतलब ये बेंजीन नहीं है। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए कैकुले, उन्होंने बेंजीन के ऊपर बहुत सारा काम किया और उनका सपना केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उन्होंने बोला कि उनको सपना आया और सपने में उन्होंने देखा गया एक सांप है जो अपनी पूंछ को पकड़ रखा है और डांस कर रहा है। सांप है, अपनी पूंछ को पकड़ रखा है और डांस कर रहा है। तो इसी के बेसिस पे उनके दिमाग में आया क्यों ना इस बॉन्ड को भी हटा दिया जाए, क्यों ना इस बॉन्ड को भी हटा दिया जाए और इसी के इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दिया जाए और इसके बीच में डांस करा दिया जाए, इसके बीच में डांस करा दिया जाए और डांस कराकर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए और इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए और कह दिया जाए कि रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये है, रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये है। तो तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैकुले, उन्होंने बोला कि बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई एक लेविस स्ट्रक्चर अगर मॉलिक्यूल के सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को ना समझा पाए तो इसी को समझाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है, इससे अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाना है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोलना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इस फिनोमिना को बोलना है रेजोनेंस है। केमिकल रिएक्शन समझा नहीं पा रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में देखें तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब बेंजीन में आते हैं तो बेंजीन में देखते हैं कि चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, दोनों 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो आखिर ये 1.39 एंगस्ट्रॉम दोनों कैसे हो गया, इसे समझाना था। आखिर रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसे समझाना था। आखिर हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा है, क्यों नहीं जुड़ रहा है, इसे समझाना था। तो कोई एक स्ट्रक्चर अगर मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को ना समझा पाए तो उसी को समझाने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कराते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेजोनेंस है और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेजोनेंस है। और ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर दिया वही फिनोमिना या कॉन्सेप्ट रेजोनेंस। याद रहेगा? आकाश बताइए, याद रहेगा? पूरी कहानी याद रहेगी? बताइए। उसी को
उसी को हमने ये दिखाया बेटा डाटा के रूप में, सिंगल बॉन्ड 1.54, डबल बॉन्ड 1.34, लेकिन बेंजीन में 1.39 एंगस्ट्रॉम। उसी में मैंने यहाँ पे दिखाया ब्रोमीन वाटर का टेस्ट यहाँ पॉजिटिव देता है, डबल बॉन्ड है तो बेंजीन नेगेटिव देता है। ये MnO4 रिएक्शन देता है, ये रिएक्शन नहीं देता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ये नहीं जुड़ता है। इसका नेचर ऑफ रिएक्शन एडिशन का है, लेकिन इसका नेचर ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन का है। तो इन सारी एबनॉर्मलिटीज को समझाना था। इसी को समझाने के लिए आपने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट दिया रेजोनेंस। तो शुरू में जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया गया वो बोला गया एक स्ट्रक्चर ये है, कुछ लोगों ने बोला एक स्ट्रक्चर ये है, कुछ लोगों ने बोला एक स्ट्रक्चर ये है। बाद में धीरे धीरे मॉडिफाई होते हुए लास्ट तक पहुंचे और हमने पाया बेंजीन ये है। बात समझ आ गई? चलिए अब लिखते हैं कॉन्सेप्ट। बनाइए, लिखिए व्हेन, पॉइंट ग्रुप में लिखिए व्हेन a single Lewis structure cannot explain all the physical and chemical properties of molecule, then to explain such property, a new concept, resonance was proposed. A new concept, resonance was proposed, in which there is movement of pi electron or non-bonding इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, रेजोनेंस में जिसका मूवमेंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन का होगा या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का होगा। रेजोनेंस में जिसका मूवमेंट होगा वो पाई बॉन्डिंग का होगा या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। लिख लिया? आकाश लिख लिया? मोहम्मद, अनुराग, कशिश, यस। चलिए दिमाग बैठाइए। जब कोई एक लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को ना समझा पाए तो उसी को समझाने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर प्रपोज किया जाता है जिसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिनोमिना रेजोनेंस है जिसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराया जाता है। चलिए, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं। मतलब अभी आपने जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, आपने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराकर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हें हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाएगा। और जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा और इस रियल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाएगा। चलो बना लो, लिख लो। ये सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल हैं और ये स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर जिसे आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलना है या रेजोनेंस हाइब्रिड बोलना है। रेजोनेंस हाइब्रिड बोलना है। लिख लिया? अभिनंदन, मयंक, राहुल, लिख लिया? चलिए
अब क्वेश्चन आया कि ऑर्गेनिक में अगर इनफाइनाइट मॉलिक्यूल है तो कहाँ रेजोनेंस होगा, कहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। तो 13 केसेस हैं जहां आपको रेजोनेंस वाली बातें सोचनी है। 13 केसेस हैं जहां आपको रेजोनेंस वाली बातें सोचनी है। चलिए लिखिए, काम की चीजें यही है। देखिए, जनरल केसेस ऑफ रेजोनेंस। हाँ ओजस बताएंगे बेटा, कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है, कंजुगेशन कहते हैं नहीं कहते हैं, पर ये तो समझ ले यार। चलिए करिए, बनाइए। आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलिए करिए, सीक्वेंस में आगे बढ़ो। जनरल केसेस ऑफ रेजोनेंस। ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास एक इलेक्ट्रॉन, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी, ए के पास लोन पेयर बी के पास पॉजिटिव चार्ज, ए के पास नेगेटिव चार्ज बी के पास पॉजिटिव चार्ज, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव चार्ज, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के पास नेगेटिव चार्ज, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के पास एक इलेक्ट्रॉन, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी। बनाइए। हाँ अथर्व, डेवार स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सेप्टेड, तभी तो कैकुले का स्ट्रक्चर आया। कैकुले के स्ट्रक्चर्स को ही बेंजीन का स्ट्रक्चर अभी हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि देवार में भी कुछ प्रॉब्लम थी जिसका मॉडिफिकेशन कैकुले ने किया। चलिए बाद में देखोगे ओजोनालिसिस से रिएक्शन आता है जो सपोर्ट करता है कि कैकुले ने जो बोला था वो सही बोला था। 8th केस क्या है, ए के पास नेगेटिव चार्ज बी के पास पॉजिटिव चार्ज, ए के पास नेगेटिव चार्ज बी के पास पॉजिटिव चार्ज। आकाश सब कुछ आएगा बेटा, इसका यूज क्या है, पूरी ऑर्गेनिक इसी का तो यूज है। जहां पाई बॉन्ड आ गया वहां रेजोनेंस वाली बात आएगी, और जहां रेजोनेंस की बात आएगी वहां पे केसेस आएंगे। लिखा करो पहले आप लोग। चलिए 1 से लेके 6 तक इनमें देखिए क्या कोई चीज कॉमन आपको दिखाई दे रही है। ए से लेकर 6 तक क्या इसमें कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है, बताइए। हाँ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी, इसी सी के ऊपर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लोन पेयर है, फ्री रेडिकल है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इस 7वें 8वें को देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए और बी के पास पॉजिटिव कॉमन है, इसी ए के पास नेगेटिव हो जाए या लोन पेयर हो जाए, मतलब ये दोनों केस बन गए। इसमें अगर देखो तो ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी कॉमन है, इसी सी पे पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड आपको सोचना है। तो अगर ये 3 केसेस आपके दिमाग में बैठ गए, अगर ये 3 केसेस आपके दिमाग में बैठ गए कि ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ए के पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, बी के पास पॉजिटिव चार्ज, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इतनी ही सब हैं जहां आपको रेजोनेंस देखना है। तो इन 13 केसेस को अगर एक साथ छोटा करते हुए अगर लिखें तो 3 केस बनते हैं। चलिए बनाइए, लिखिए। लिख लिया, उत्कर्ष, आकाश, दिव्या, हाँ लिखो लिखो कशिश। चलिए फिर से दिमाग में बैठाइए। ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ए के पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है इस केस में रेजोनेंस होगा। क्लियर है, बताइए क्लियर है। आकाश, अभिनंदन, कशिश, सुगंध, क्लियर है। यस। चलिए सही, जल ध्यान से देखना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में बैठाइएगा। बोलते समय बोलना क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास एक इलेक्ट्रॉन, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी। मतलब इस पर्टिकुलर बी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड
सकता है। यहाँ भी ए के पास लोन पेयर, बी के पास पॉजिटिव, ए के पास नेगेटिव, बी के पास पॉजिटिव। यहाँ बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है और यहाँ बॉन्ड डबल भी हो सकता है। याद रहेगा? याद रहेगा? बोलिए, याद रहेगा? हाँ। तो आज की क्लास में यहीं पर कल का या नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क -i + i का ऑर्डर आपको याद रखना है और ये 13 केसेस जिसको मैंने छोटा करके 3 केस बनाया है, इन केसेस को भी प्रॉपर तरीके से याद करके आना है। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिन क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि कहाँ रेजोनेंस है, कहाँ रेजोनेंस नहीं है। फिर देखेंगे कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो कैसे होता है। उसके बाद देखेंगे अगर मूवमेंट होता है तो मूवमेंट होने के बाद अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उन स्ट्रक्चर्स में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, किसकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्लियर? तो इस तरह से ओवरऑल आप रेजोनेंस देखोगे, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन देखोगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखोगे और यही 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जान है। तो आज की क्लास यहीं पे छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसके आगे बढ़ेंगे।